स्वाभिमानी माता-पिता ने अपने बेटे को कैसे सबक सिखाया। मनोहर बाबू एक रईस किसान थे। मनोहर बाबू की खेती-बाड़ी का अच्छा काम था और उसी की फसल बेचकर तीनों बेटों को पढ़ाया और उनकी शादी भी की थी। धीरे-धीरे तीनों बेटे अपने पैर पर खड़ा होने लगा। तीनों बेटे भी मनोहर बाबू का खूब सम्मान करते थे। उन्होंने अपने कमाई से एक बड़ा सा घर बनवाया था। सभी बच्चे अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझने लगे, लेकिन समय के साथ अब मनोहर जी से खेती बाड़ी का काम नहीं हो पाता था। उनकी पत्नी उर्मिला जी का उम्र लगभग 65 वर्ष होने को आया था। उनके घुटने में हमेशा दर्द बनी रहती थी। अब घर के कामों में बहुओं का नहीं हाथ बटा पाती थी, जिससे घर में हमेशा छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। कभी बच्चे को लेकर तो कभी रोटी बनाने को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती थी। एक दिन गुस्से में बड़ी बहू बोली, माँ, आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, रोज दिन मैं ही बनाऊं क्या? मुझे भी गर्मी लगती है, आखिर मैं भी इंसान हूँ। उर्मिला जी कुछ नहीं बोली। अब वो मझली बहू के कमरे में गई। बहू, आज तुम रोटी बना लो, मैं क्यों बनाऊँ? मेरा बच्चा भी छोटा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी खाने वाले की संख्या भाभी के परिवार में ज़्यादा है। उर्मिला जी कुछ नहीं बोल पाई। अब छोटी बहू के कमरे में गई। बहू, आज रोटी तुम बना लो। कुछ देर सोचने के बाद छोटी बहू बोली, मैं क्यों? इतना लोगों को खाना मुझसे नहीं बनेगा, सॉरी मम्मी जी। अब उर्मिला जी मन ही मन सोचने लगी कि मैं इन बहुओं को कैसे समझाऊं, ऐसे पूरा परिवार बिखर जाएगी। यही सोचकर सबके लिए खुद रोटियां सेकी। अब इनका ये रोज का नाटक हो गया। तीनों बेटों ने मिलकर अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। तीनों आपस में मिलकर अपना कमरा और रसोई सब अलग अलग कर लिए। किसी ने एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि आप क्या चाहते हैं। अब बच्चे हम दोनों पति पत्नी। बड़ा बेटा बोला, अब बोलो, मम्मी पापा को कौन रखेगा अपने हिस्से में? तो बड़ी बहू सीधा बोली कि मैं नहीं रखूँगी अपने हिस्से में, क्योंकि मुझे सुबह बच्चों को स्कूल भेजने और लंच बनाने में बहुत बिजी रहती हूँ। उसे पढ़ाना लिखाना और भी बहुत सारे काम होते हैं। मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बन पाएगा। वो अपना बहाना बनाकर पल्ला झाड़ कर निकल गई। अब रहा मझली बहू का, तो वह भी बोली, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, मैं अपने बच्चे को संभालूंगी कि इन लोगों का सेवा करूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। चुपचाप उर्मिला जी और मनोहर बाबू सब तमाशा देख रहे थे। तभी बीच में छोटी बहू भी दो टूक जवाब देती हुई बोली, जब आप लोग यह बोझ नहीं उठा सकते तो मैं भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लूँगी। मुझे तो आए दिन मायके जाना होता है, तो कभी किटी पार्टी में। मैं ये सर दर्द नहीं पाल सकती। छोटा बेटा बोला, माँ तो अभी सही सलामत है, वह अपना खाना खुद बना लेगी। बड़ा बेटा भी अपने छोटे भाई का समर्थन करते हुए बोला, वैसे तो दो लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ से सभी अपने अपने कमरे में चले गए। ये दोनों पति पत्नी भी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जा ही रहे थे कि मझली बहू बोली, मम्मी जी, आज से ये कमरा मेरा है, आप अपना सामान ऊपर वाले कमरे में ले जाइए। इस पर मनोहर जी बोले, लेकिन बहू, हम लोगों को बार बार सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी होगी। वैसे उर्मिला जी के घुटने में दर्द भी है। बहू बोली, पापा जी, मैं कुछ नहीं जानती। पापा जी, आपको नीचे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तभी छोटा बेटा बोला, हाँ पापा, ऊपर बाथरूम की व्यवस्था तो है ही और टहलने में भी आपको आसानी होगी। बेटा, ऊपर कितनी गर्मी होती है इसका अंदाज़ा भी है तुमको। ऊपर से पंखा भी नहीं है। बड़ा बेटा स्टैंड फैन लेकर आया। ये लीजिए आपके समस्या का समाधान। धीरे धीरे उर्मिला जी सीढ़ी चढ़ने लगी। मनोहर बाबू उनका हाथ पकड़कर ऊपर ले जा रहे थे। उर्मिला जी जब उस कमरे का गेट खोली तो उसमें धूल और कीड़े मकोड़े सब थे। वह रूम कब से बंद पड़ा था, साइज में भी बहुत छोटा था। उस कमरे में जाते ही उर्मिला जी फूट फूट कर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए इतना मेहनत से घर बनवाया था? दोनों दंपति मिलकर उस रूम की साफ सफाई की और सारी व्यवस्था भी की। मनोहर जी बोले, जानती है उर्मिला, हम दोनों अब पुराने हो चुके हैं। जैसे पुराने सामान को लोग स्टोर रूम में रख देता है, वैसे ही हम दोनों को यहाँ भेज दिया ताकि हम लोग नीचे ही नहीं उतर जाएं। उर्मिला जी लंबी सांस लेती हुई बोली, इस घर को हमने कितने अरमानों से बनवाया था। अब उस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब इस घर में तीनों बहुओं का राज चलेगा। दोनों लोग मिलकर रात का खाना बनाने लगे और खाकर आराम करने लगे। मन ही मन उर्मिला जी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। एक बार सोने से पहले देखने तो जरूर आएगा, लेकिन कोई भी झांकने तक नहीं आया। मनोहर जी भी उर्मिला जी की मनः स्थिति समझ रहे थे। वह बोले, अब सो जा, कोई नहीं आएगा, नीचे सन्नाटा छा गया है। उर्मिला जी अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, कैसा कलयुग आ गया है कि बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। याद है उर्मिला जी, हमने अपने बच्चों को कैसे पाला था। हम दोनों ने कभी अपने लिए महंगे कपड़े नहीं लिए और ना ही कुछ महंगी चीज़ें खाई। थोड़ा बहुत जो भी रुपया आते थे हमने अपने बच्चों के लिए ही सोचा, कहीं मेरा बेटा किसी से कमज़ोर ना लगे। एक अच्छी मिठाई खाने में 10 बार सोचते थे, यह मेरे बच्चे खाएंगे। हमेशा यही कहकर अपने मन को मना लेते थे कि एक बार बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे कटेगी। जब से चूल्हा चौका अलग हुआ था, तब से तीनों बेटों को आपस में खूब पट रही थी। कभी छोटी बहू की सब्जी बनाती, तो कभी बड़ी बहू राजमा, तो कभी मझली बहू कुछ नया चीज़ बनाती। तीनों आपस में मिल बांट कर खाती थी, लेकिन इस बूढ़ा बुढ़िया को कोई भी कुछ नहीं देता था। जब भी नीचे कुछ बनता तो ऊपर अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। मनोहर जी बोले, आज नीचे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है कुछ अच्छा चीज़ बन रहा है। तभी उर्मिला जी बोली, ऐसे तो कुछ ला कर देती नहीं है, आज मैं किसी तरह नीचे जाकर मांग कर लाऊंगी। मनोहर जी बोले, उर्मिला, नहीं जाना, कहीं नहीं दी तो कैसे नहीं देगी, है तो मेरा बेटा बहू ही, थोड़ा सा तो दे ही देगी। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर के गई, हाथ में एक कटोरा लिए। बहू, बड़ी बहू, क्या बनाई हो, थोड़ा इसमें भी दे दो, तुम्हारे पापा जी और मैं खा लूँगी। माँ जी, वो तो ख़त्म हो गया। तभी उसके बेटे रोहन ने बोला, नहीं दादी, अभी है थोड़ा सा। उसको चुप कराते हुए बोली, अरे वह तुम्हारे पापा खाएंगे, थोड़ा सा ही तो बचा है। अपमान का घूंट पीकर धीरे धीरे फिर ऊपर आ गई। अपने कमरे में बुदबुदाने लगी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मैं भी कितनी पागल हूँ, आप सही कह रहे थे। मनोहर जी बोले, कोई बात नहीं, आज शाम को मैं बाज़ार से पनीर लाऊंगा, फिर तुम अपने हाथों से बनाना। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उनको हंसाने की कोशिश करते हुए बोले, आज घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि आज संडे है। सभी बेटे बहू चैन की नींद सो रहे थे,
क्योंकि आज बच्चे को स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं थी और ना ही किसी को ऑफिस जाने की। लेकिन 60 वर्ष की उम्र में उर्मिला जी नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने लिए खाना बना रही थी। अपने पत्नी को इस उम्र में खाना बनाते देख उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। वे सोच रहे थे कि 3 बहुएं होने के बावजूद इस उम्र में आराम नहीं है। आज सभी बेटा बहू देर से जगे और नहा धोकर तैयार होकर बाहर घूमने चले गए और रात को बाहर से ही खाना खाकर आ गए, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता के लिए कुछ भी नहीं लाया। आज मौसम में बहुत उमस थी, बादल छाए हुए थे, हवा के नाम पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। अचानक लाइट भी चली गई। सभी बेटे बहू ऊपर टहलने आ गए और उर्मिला जी उसी अंधेरे में अपने लिए खाना बना रही थी, लेकिन किसी ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। सभी लोग उनको नज़रअंदाज करके बातों में लगे हुए थे। उर्मिला जी सोच रही थी, जिस घर में ऐसे बच्चे हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा तो दुश्मन ही सही। खाना बनकर तैयार हो गया। दोनों दंपति चांद के उजाले में बैठकर खाने लगे, लेकिन किसी ने भी पलटकर यह नहीं देखा और ना ही पूछा कि पापा क्या खा रहे हो। अंदर ही अंदर उर्मिला जी का दम घुट रहा था, क्योंकि अपने बेटे की ऐसी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अचानक तेज हवा और बिजली कड़कने लगी। सभी बच्चे नीचे चले गए। लेकिन आप आज रात के लिए नीचे चलो, यहाँ छत पर इस रूम में कैसे रहोगे? किसी ने नहीं बोला। सभी बेटे बहू जानते थे कि इस रूम में बारिश की पानी आ जाती है। लग रहा था जैसे घर सर पर गिर जाएगा, इतनी तेज आंधी थी। बिजली कड़कने पर लग रहा था जैसे कहीं बिजली मेरे इसी छत पर गिरेगी। बेचारी उर्मिला जी उसी रूम में सिकुड़ कर बैठी हुई थी, लगातार रोए जा रही थी। रो रो कर मनोहर जी से बोली, अब मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मैं वृद्धाश्रम में रह लूँगी, लेकिन यहाँ मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह भी मन ही मन यही सोच रहे थे कि भगवान हमें कैसा औलाद दे दिया। मनोहर जी उर्मिला जी के आंसुओं को पोंछते हुए बोले कि अब और नहीं, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। सुबह होते ही मनोहर बाबू अपने दोस्त दीनानाथ जी से मिलने गए, जो कि एक वकील थे। उन्होंने अपने घर की सारी बातें बताई। अब हम दोनों यह घर छोड़कर जा रहे हैं। जब हमारे बच्चे ही हमारे साथ नहीं हैं, तो एक छत के नीचे रहने से क्या फ़ायदा? दीनदयाल जी बोले, घर छोड़ने का हक आपका नहीं है। घर का पेपर अभी भी आपके नाम पर है। घर आपके बेटे बहू को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी आज ही नोटिस भेज देता हूँ। जब वह आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप भी उनके बारे में क्यों सोचिएगा? वह सब अभी जवान है, कहीं भी कमा कर रह सकता है, लेकिन आप दर दर कहाँ भटकते फिरेंगे? उन्होंने भी इजाज़त दे दी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। और वो अपने घर आ गए। उर्मिला जी बोली, इतनी देर से आप कहाँ गायब थे? शांति रखिए, सब बताता हूँ। उन्हें भी सारी बातें बताई। 2 बजे के करीब बेल बजी। छोटा बेटा घर पर ही था। उसने दरवाज़ा खोला। आप कौन? यह आपके लिए नोटिस आया है। खोल कर देखने लगा। नोटिस? किस बात की नोटिस भाई? उसने पेपर पढ़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पापा पापा, यह क्या है? सभी बहुएं दौड़ती हुई आ गई। क्या है जी? धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ मनोहर लाल जी भी सीढ़ियों से नीचे उतरे और बोले, सभी को आने दो तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी और मझली बहू अपने पति को फ़ोन करके बुला ली। सभी लोग इकट्ठा हो गए तो बोले, हाँ, मैंने ही नोटिस दी है। तभी बड़ा बेटा बोला, क्यों पापा, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?
आखिर हम लोग आपके बेटे हैं। इस बात पर मनोहर जी बोले, बेटा, क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? क्या तुम्हारा हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? बेटा, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। तुम लोग हर संडे को बाहर जाकर होटल में खाना खा लेते हो। कभी भूल से भी हमारी याद आती है? वह कैसे आएगी बेटा, हम लोग बूढ़े जो हो गए हैं। तुम लोग हमें अपने ही घर से बेदखल कर दिया। उस रात इतनी तेज बारिश आई थी, तुम लोगों में से किसी ने भी झांकने आया कि बूढ़े माता पिता कैसे रात गुजारी है? क्या सारा फर्ज हम माँ बाप का ही है? बच्चों का हमारे प्रति कुछ भी नहीं है? बेटा, हम तुम्हें 15 दिनों का टाइम दे रहे हैं। इतने दिन में अपने लिए घर ढूंढ लो, क्योंकि यह घर अभी भी मेरा है। सभी कमरे किराए पर दे दूंगा, जिससे हमारी खाने पीने और छोटी मोटी ज़रूरत पूरा हो जाएगी और किराएदार हमारा ध्यान भी रखेगी। ये बातें सुनकर तीनों बेटों अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने लगे। नहीं बेटा, अब मैं माफ़ नहीं करूँगा। तुम लोगों ने मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँचाया है। ये मेरा आखिरी फैसला है, जो कि अटल है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।